चलिए, तो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स चल रहा है अपना। फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। कल हमने ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए उस समय इंडिया की जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसकी क्या स्थिति थी, खराब थी, ये तो अपन ने पढ़ लिया, है ना। वो उस पर बात किए थे। अपन ने कल बात करी थी कि इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर के खराब होने के मुख्य 4 रीज़न थे। 4 रीज़न अपन ने कल पढ़े। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और 5, चौथा, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चारों रीजंस थे जिनकी वजह से जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए उस समय इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर की हालत बहुत ख़राब थी। अब अपन बात करेंगे आज, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए उस समय इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन क्या थी। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए, देखिए reasons for poor state of इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, जैसा कि नाम से समझ में हेडिंग से दिख रहा है, रीजन फॉर पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए उस समय भारत के औद्योगिक जो स्थिति थी उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति भी बहुत खराब थी। प्रश्न उठता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति खराब हुई कैसे, क्यों हुई। तो उसके रीजंस जो हैं वो अपने को अब आगे पढ़ने हैं, उस पर अपन अभी बात कर रहे हैं। आपको मैंने बुक का PDF भेज दिया है, वो आप अपने सामने रख लीजिए, फिर हम उस पर बात करना शुरू करें। देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के खराब होने के 5 मुख्य कारण थे, 5 रीजंस थे बेटा। पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, एडवर्स इफेक्ट of decline of handicraft industry। तीसरा, lack of capital goods industry। चौथा, लो कंट्रीब्यूशन टू GDP। हालांकि मेन ये 3 ही है, ये तो फालतू बात है आगे की। तो लास्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। एक एक करके 5 पॉइंट को समझ लेते हैं और उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना कि ब्रिटिशर्स के जाते समय, मतलब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की इकोनॉमी की स्थिति क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं।
उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही खराब स्थिति में था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो अपने इंडियन इकोनॉमी का खराब स्थिति में क्यों था, उसके ये 5 मुख्य रीजन। पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान से समझिए। अपन ने पढ़ा है पहले कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उस समय मुख्य रूप से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मुख्य थी। कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी थी, बाकी मुख्य रूप से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्या पॉलिसी रही कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इंडिया की जो इंडस्ट्री है ना, उसको इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, विशेष तौर से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो रीजन उसका क्या था कि ब्रिटिश या ब्रिटेन में वहाँ की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एग्रीरियन नहीं थी। तो अगर भारत में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी तो तय बात है कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका कंजम्पशन कहाँ होगा। अगर भारत में ही इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, तो भारत में अगर इंडस्ट्रीज हो जाएंगी तो सारा माल यहीं बनने लगेगा। तो फिर ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको वो कहाँ सेल करेंगे। तो इसलिए उन्होंने भारत की जो भी उस समय इंडस्ट्रीज थी, विशेष तौर से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको पूरी तरह से खत्म करने की उनकी स्ट्रेटेजी बनाई। अब इंडियन इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, विशेष तौर से उसको खराब करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, वो मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ध्यान से सुनना, पहले समझना है ध्यान से, है ना, फिर अपन पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी क्या है, पहले वो ध्यान दो। टैरिफ पॉलिसी मतलब क्या होता है कि भारत के बाहर से अगर कोई माल भारत में आएगा तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और भारत की सीमा के बाहर अगर भारत से कोई माल जाएगा तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। पहले इतना आपको पता है कि नहीं इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में? जल्दी बताओ, है ना। तो उन्होंने क्या करा था, ध्यान से सुनना, गौर करिए। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने क्या करा कि 3 काम करे। अपन ने पहले पढ़ा है कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल, बताओ, इंडिया से जाता था कि नहीं? ब्रिटेन की इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, है ना। ओके, तो उन्होंने क्या करा, तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन को जाता था, है ना, उस पर कौन सी ड्यूटी लगती होगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी की इंपोर्ट ड्यूटी? इंडिया से माल बाहर जा रहा है, रॉ मटेरियल, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती होगी, है ना। ओके, ध्यान से सुनो। एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। एरो मतलब कम कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुना आगे के बाद। यहां से रॉ मटेरियल विदेश जाता था ब्रिटेन में। अच्छा, ब्रिटेन में इसी रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनते थे वो बिकने के लिए इंडिया आते थे। तो ब्रिटेन से जो माल इंडिया आ रहा है फिनिश गुड्स के रूप में, उस पर कौन सी ड्यूटी लगेगी, जल्दी बताओ? इंपोर्ट ड्यूटी, है ना। ओके, ध्यान सुनो। तो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, वो भी कम कर दी, ठीक है। और
यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे वो विदेश में बिकते थे। तो भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जो विदेश में बिकते थे उन पर कौन सी ड्यूटी लगती होगी जब वो यहाँ से बाहर जाते होंगे? तो बोलो, भारत के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जब विदेश में बिकेंगे तो कौन सी ड्यूटी लगेगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी, है ना? ध्यान से सुना बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, वो उन्होंने बढ़ा। अब ध्यान से सुनना, क्या डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी। टेरिफ पॉलिसी मतलब ये इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी की जो पॉलिसी थी ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण कर दी उन्होंने। क्या करा, यहाँ से जो रॉ मटेरियल विदेश जा रहा है ब्रिटेन में, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। तो आप मुझे बताओ कि ब्रिटेन की उनकी जो इंडस्ट्रीज थी उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया कि नहीं? है ना? रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक, अच्छा, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स यहाँ आ रहे हैं उन पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। ध्यान सुनना, विदेश से जो फिनिश गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। तो बताओ, विदेश से जो फिनिश गुड्स यहाँ आ रहे हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी तो वो माल इंडिया में सस्ता रहेगा कि नहीं? बोलो, ब्रिटेन से जो माल इंडिया आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लग रही है तो वो माल इंडिया में सस्ते में बिक पाएगा कि नहीं? यस और नो? कुछ बच्चे जवाब दे रहे, कुछ नहीं दे रहे बेटा। अब मुझे एक और बात बताओ कि अगर ब्रिटेन से आने वाला माल यहाँ इंडिया में सस्ता रहेगा तो इंडिया में जो माल उसी तरह का बनता होगा, क्या इंडिया में उसी तरह का जो माल बनता होगा, है ना, इंडिया में जो लोग उसी प्रकार के गुड्स बनाते होंगे, क्या वो फॉरेन के गुड्स से कंपटीशन कर पाएंगे क्या? मतलब ब्रिटेन से आया हुआ माल यहाँ आसानी से बिक जाएगा और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनका माल बिकने में परेशानी आएगी। बोलो यस और नो? ठीक है ना? तो ये जो दो ऊपर वाले काम करे, इससे तो क्या हो गया कि भारत का पूरा मार्केट ब्रिटेन के प्रोडक्ट से भर गया और यहाँ पर इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी जो उसी तरह के फिनिश गुड्स बनाती थी जो कि ब्रिटेन से आते थे, वो इंडस्ट्रीज एक तरह से खत्म। ठीक है। तीसरी चीज, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो यहाँ से विदेश जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो यहाँ से विदेश जा रहे हैं उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, है ना? तो बताओ, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट विदेश में महंगा हो गया कि नहीं? यहाँ का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट विदेश में महंगा हो गया कि नहीं? तो बताओ, क्या वो वहाँ बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो जब यहाँ का प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी कि नहीं? समझ में आया? अब ध्यान सुनो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या? भारत के उद्योगों को खत्म कर दो। और इंडिया की इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई। बोलो, ये बात समझ में आ गई सबको? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्लियर हो गई सबको? ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा उन्होंने किया क्यों? मुख्य कारण क्या था? भारत के सारे इंडस्ट्रीज को खत्म करने का काम उन्होंने क्यों किया? करा कैसे? वो तो रीजन तो ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ऐसे करके। अब इससे फायदा क्या हुआ उनको? ध्यान देना, क्या वो चाहते थे? दो चीज। पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? इधर लिख रहा हूं बेटा, ब्रिटेन में जो उनकी इंडस्ट्रीज है उनको सस्ता और अच्छा रॉ मटेरियल लगातार मिलता है, बराबर। अवेलेबिलिटी
ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन इंडस्ट्री, और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है उनकी फिनिश गुड्स यहाँ आसानी से बिक जाए। दूसरा रीजन ये था, सेल ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। ध्यान देना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब भारत के इंडस्ट्रीज को खत्म करना। कैसे करा? ये तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से। ऐसा करने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता रहे यहाँ से, सस्ता सुंदर टिकाऊ, और वहाँ की फिनिश गुड्स यहाँ आसानी से बिक जाए। बताओ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव था क्या था? वो क्लियर हुआ बेटा सबको? जल्दी बोलो। ठीक है, चलिए अब इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ बुक से, ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें लिखा है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टेमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वॉज अलाउड टू कम। मतलब इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और कोई भी और दूसरी इंडस्ट्री को डेवलप होने का मौका नहीं। The primary motive of British rule behind the de-industrialization, मतलब de-industrialization के पीछे उनका प्राइमरी मोटिव क्या था? ये इधर जो मैंने लिखा क्या था? पहला पॉइंट, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज को आसानी से चीप रॉ मटेरियल मिल जाए, एक तो ये ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। और ब्रिटिश इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनको इंडिया में अच्छी प्राइस पर बेचा जा सके। इन दो ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज को खत्म कर। बोलो क्लियर है क्या बेटा सबको? ये बात पॉइंट समझ में आ गए सबको? हेलो, अंडरलाइन की हुई है? हेलो, अंडरलाइन की हुई है सबके पास? जो मैंने भेजे फोटो खींच के उसमें तो अंडरलाइन है ही सही, है ना? चलिए आगे। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन कैसे किया वो यहाँ लिखा है नीचे। आगे जो ब्लॉक है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये यहाँ इसमें मैं पढ़ दे रहा हूँ जो मैंने पहले समझा दिया आपको। ठीक है, देखो क्या है। द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियाज रिनाउंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी by the colonial government. This policy allowed free export of raw materials from India. वो ठीक है पहला। And free import of final goods of British industry to India. Second, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगे। But heavy duty was imposed on the export of Indian handicrafts. तीसरा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ा। As a result, Indian markets were full of finished goods from Britain, which were low price. इस वजह से क्या हुआ? भारत के सारे मार्केट ब्रिटेन से आए हुए प्रोडक्ट से भर गए जो कि कम कीमत के थे क्योंकि उनको ड्यूटी नहीं लग रही थी। It led to the decline of Indian handicrafts. इससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हुई, बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट। मतलब भारत में भी खत्म हो गई और विदेशों में भी खत्म हो गई। रीज़न क्या था कि ब्रिटेन के फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ सस्ते मिलते थे, तो यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट कोई खरीदता ही नहीं था क्योंकि सस्ता मिल रहा था बाहर का, तो वही खरीदता था। और विदेश में हमारा माल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्यों नहीं बिकता था? क्योंकि उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो वो विदेश में महंगा बहुत हो गया था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे ना बेटा इंडिया के, न तो वो इंडिया में बिक पाते थे और न ही विदेश में बिक पाते। ये उनकी पूरी पॉलिसी। बड़े सेकंड पॉइंट पे जल्दी बोलो। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ध्यान से समझना। देखो
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन के क्या एडवर्स इफेक्ट हुए? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ इंडिया की इकोनॉमी पर, है ना? ध्यान दीजिए, 2 एडवर्स इफेक्ट होता है इसके में। आप मुझे बताओ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई तो इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे अब उन्हें कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, है ना? तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से जितने लोग बेकार हुए वे सारे लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े, इधर कृषि में अपना काम ढूंढने लगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी अब उनको एग्रीकल्चर का काम ही करना जरूरी है अपना जीवन चलाने के लिए, बराबर है? इससे बताओ एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोड बढ़ गया कि नहीं? बोलो, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर लोड बढ़ जाएगा, है ना? तो एक तो ये हुआ एडवर्स इफेक्ट, और दूसरा ये हुआ कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, है ना, और वो जो टैरिफ पॉलिसी थी इस वजह से विदेश का माल यहाँ सस्ता बिकने लगा, तो विदेश का माल अब ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा। विदेश का माल मतलब ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में जो माल बनता था उसका इंपोर्ट अब पहले से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्रीज सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म हो गई। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो मुख्य एडवर्स इफेक्ट हुए वो क्या हुए वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर अपन उनको समझेंगे। पहला कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो लोग बेकार हुए वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ गए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोड बढ़ गया, है ना भाई? जिस काम को करने के लिए 4 लोग काफ़ी हैं, अगर वहाँ 10 लोग हो जाएंगे तो तय बात है कि हर व्यक्ति के हाथ में आने वाली इनकम तो कम हो जाएगी कि नहीं? बोलो, जो काम 4 लोगों से हो सकता है अगर उस काम को ज़बरदस्ती आप 10 लोगों से करवाओगे तो वो जो पैसा 4 लोगों में बटता वो 10 लोगों में बटेगा, तो हर व्यक्ति की इनकम कम हो जाएगी कि नहीं? बोलो यस और नो, बराबर है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत लोड बढ़ गया। और दूसरा, ब्रिटेन से आया हुआ इम्पोर्टेड गुड्स चूंकि सस्ता था, बराबर है, तो उसका इम्पोर्ट और बढ़ गया। ये 2 एडवर्स इफेक्ट हुए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने के। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए बर्डन ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, और दूसरा import of finished goods from Britain. ये चलिए पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से क्या कह रहे हैं? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। क्या? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया क्योंकि जो लोग अभी तक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे थे वो बेरोजगार हो गए, है ना? तो क्या लिख रहे थे? डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन ए मास स्केल, बड़ी मात्रा में बेरोजगार हो गए लोग। द डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो आर्टिसंस थे ना, कलाकार लोग, वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, उनको मजबूरी में एग्रीकल्चर को अपनाना पड़ा अपने जीवन जीने के लिए। दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑन विलेजेस एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, इसकी वजह से गाँवों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई और एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओवर क्राउडिंग हो गई। ओवर क्राउडिंग होना मतलब बेटा जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग उस पर डिपेंड हो गए, बराबर है? तो मतलब पर पर्सन तो इनकम कम हो जाएगी कि नहीं? पर पर्सन इनकम कम हो जाएगी कि नहीं? बराबर? तो ये कहलाता है बर्डन ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ? इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स बढ़ गया। द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। विदेश में माल मशीनों से बनता है, सस्ता बनता था, तो इंडिया का जो माल था यहाँ पर जो बनाया जाता था वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाता था। इससे
क्या हुआ, इट एनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इससे क्या हुआ, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स आता था उसका इम्पोर्ट और बढ़ गया। इससे इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस होगी, पूरी तरह से उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर है। ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट है लेक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ध्यान से समझिए, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, ध्यान से समझिए। होता है कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट मशीनरी वगैरह ये जो बनती है ना, ये कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, इंडस्ट्रीज में काम में आने वाली जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, है ना, ये सब मशीन जहाँ बनती है, भाई मशीनें भी कहीं ना कहीं तो बनती होगी कि नहीं, तो जो इंडस्ट्रीज मशीन मतलब ये सारी जो मशीन है ये कैपिटल गुड्स कहलाती है। ये सब मशीनें वगैरह जो प्लांट मशीनें वगैरह ये कैपिटल गुड्स कहलाती है। बराबर। क्या लिख रहा है, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, मतलब क्या, भारत में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत ही कम रही। यही कहें कि ब्रिटिशर्स में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज यहाँ पनपने ही नहीं थी। आपको समझ में आई, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज, जो मशीनें बनाती है। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दी। यही कहें कि पहले नहीं थी और यहाँ डेवलप भी नहीं करी, पहले भी नहीं थी और उन्होंने यहाँ डेवलप भी नहीं करी। क्यों नहीं करी डेवलप, बता सकते हो, अपन ने इतना सारा पढ़ लिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो है, मशीनें वगैरह, मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज इंडिया में क्यों नहीं डेवलप होने दी उन्होंने, जल्दी बताओ। मशीनें, प्लांट मशीनरी जो कोई भी प्रकार की इंडस्ट्री को चलाने में यूज आती है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बनती होगी ना। वेरी गुड। ताकि इंडिया में अगर आप कोई भी इंडस्ट्री डालोगे, मेरी बात सुनो, वेरी गुड ईशान, सब बिल्कुल सही बोलेंगे। इंडिया में अगर आप कोई भी इंडस्ट्री डालोगे तो प्लांट मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ अगर प्लांट मशीनरी इंडिया में बन ही नहीं रही है, तो तय बात है कि आपको डिपेंड होना है कहाँ से, ब्रिटेन में जो प्लांट मशीनरी बन रही है वहाँ से। अब इंडिया की इंडस्ट्री को वो डेवलप ही नहीं होने देना चाहते हैं, है ना। अब मेरे को यहाँ इंडिया में इंडस्ट्री खोलनी है और मेरे को मशीन मंगानी है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन के लोगों का ही मेरे पे राज है, बराबर। वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री बने ही नहीं, तो तय बात है कि मैं अगर वहाँ से मशीन मंगवाऊँ या इंडस्ट्री डालने के लिए, तो वहाँ प्रॉपर ढंग से सप्लाई नहीं होगी मुझे मशीन, बराबर। और यहाँ इंडिया में उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को पनपने ही नहीं दिया, ताकि इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से हमेशा उन पर डिपेंड बनी। ठीक है, चलिए, तो ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी भारत में हमेशा बनी रहेगी, कभी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को पनपने नहीं दिया। सही है, सही बच्चों के आंसर लगभग सही है। क्या लिख रहे हैं, पहले कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की वजह डेफिनेशन है, तो उसको तो अंडरलाइन कर लेना, वो एग्जाम में अलग से आ सकती है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है वो अलग से आ सकती है एग्जाम में डेफिनेशन। क्या लिख रहे हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रिफर टू दोज इंडस्ट्रीज which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर कि मशीन टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम दूसरी चीजें बनाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के समय इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लगभग नहीं के बराबर थी। आगे क्या लिखा है, ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन, मतलब यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए उन्होंने कोई भी प्रकार का एफर्ट नहीं लगाया। दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो हमेशा कैपिटल गुड्स के लिए, मतलब प्लांट मशीनरी वगैरह के लिए ब्रिटेन पर डिपेंड है। ठीक, आगे बेटा पॉइंट समझ में। ठीक है, चौथा पॉइंट है फ्री लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब कायदे से ये फालतू पॉइंट है, ये वाला तो विशेष तौर से आया तो फालतू पॉइंट।
लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो अब वो तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का पुअर स्टेट क्यों था। तो ये पुअर स्टेट होने का रीज़न नहीं है, ये तो पुअर स्टेट होने का रिजल्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडस्ट्रीज की खराब स्थिति होने का रिजल्ट ये है कि जीडीपी में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं। तो ये कायदे से पॉइंट यहाँ बनता नहीं है, उन्होंने दिया है, आप नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा। क्या मतलब है वो मैं समझा रहा हूँ। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या, तीन प्रकार की इंडस्ट्रीज मानी जाती है। पहली एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब खेती किसान, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह, और सर्विस सेक्टर मतलब जो सेवाएं बनाते हैं, जैसे कि मैं सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम कर रहा हूँ, है ना। तो साल भर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोडक्शन करा, और सर्विस सेक्टर वालों ने सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस करी, इन तीनों का टोटल किसी भी देश की जीडीपी बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। बेटा बात समझ में आई क्या, जीडीपी का मतलब समझ में आया? हेलो, जीडीपी का मतलब समझ में आया है ना। कि जैसे अगर मेरे को भारत की जीडीपी के बारे में भी बात करनी है तो क्या करूँगा, भारत में कृषि उत्पादन कितना हुआ साल भर, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना हुआ, इंडस्ट्रीज ने साल भर में कितना प्रोडक्शन किया, और सर्विस सेक्टर वाले हम डॉक्टर, लॉयर, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो, ये जो सर्विस सेक्टर वाले इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया, इन सब के प्रोडक्शन को जोड़ लो तो देश की जीडीपी बन जाती है, बराबर है। तो क्या कह रहा है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब बताओ कि अगर ब्रिटिशर्स के समय इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म हो गई थी तो भारत की जीडीपी में क्या इंडस्ट्रीज का कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या ज्यादा? जल्दी बोलो। नहीं रहेगा, बराबर है। तो बताओ, अब जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब आप दोगे, उससे मेरे को समझ में पड़ेगा कि अभी तक आपने बात ध्यान से सुनी है। हम क्या पढ़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स के जाते समय भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत खराब थी इन कारणों से। तो ये तो तीन कारण थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब था। बताओ, क्या ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के खराब होने का कारण है क्या? ये चौथा पॉइंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर की खराब होने का कारण है कि उसका इफेक्ट वो उसका इफेक्ट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब था, इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में लो कंट्रीब्यूशन था, बराबर है। तो कायदे से पॉइंट यहाँ बनता नहीं है, पर उन्होंने बुक में दिया हुआ इसलिए मुझे मजबूरन रखना पड़ रहा है। आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। वास्तव में ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के पुअर स्टेट का रिजल्ट है, इफेक्ट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब था, इस वजह से उसका जीडीपी में बहुत ही लो कंट्रीब्यूशन है। बेटा क्लियर है क्या सबको? ठीक है, तो आप अगर इसमें ना भी लिखो ना तो चलेगा, ठीक है, ओके। लास्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ये हालांकि लास्ट ईयर अपन ने बीएस पढ़ा है तो उसमें पढ़ा था। पब्लिक सेक्टर मतलब आप ये मानो कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, अपने सरफेशियली आप ये मानो कि सरकारी उद्योग, सरकार जो इंडस्ट्रीज वगैरह लगाती है ना, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट कंपनी, सरकार की तरह लगाएगी इंडस्ट्रीज या सरकार की तरह बनाएंगी कंपनी, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कहलाती है। पहले क्लियर है क्या बेटा? पब्लिक सेक्टर का सरफेशियल मतलब समझ में आ गया है ना? आप ध्यान से सुनो। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का लिमिटेड रोल था, मतलब सीधी सी बात है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो गवर्नमेंट उनकी थी कि नहीं? बताओ जल्दी बोलो। क्या वो यहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट चाहते थे? जल्दी बोलो। नहीं चाहते। तो तय बात है कि जब यहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ इंडस्ट्री लगाएगी क्या? खुद नहीं लगाएगी। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थी उनका भी बहुत लिमिटेड रोल था, बराबर है। उस समय गवर्नमेंट द्वारा भी कोई इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप नहीं हुई थी, इस वजह से भी इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब है, ठीक है। इस लास्ट पॉइंट को ऊपर देखो, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बेटा ये भी,
मुख्य रूप से इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के खराब होने की ये मेन थी। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं ध्यान में। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब क्या करा था उन्होंने कि पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी ना वो बहुत लिमिटेड काम करती थी, उनके हाथ में बहुत लिमिटेड होती है ना, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज में यहाँ पनप नहीं पाती। क्या क्या मेन काम थे पब्लिक सेक्टर के हाथ में? रेलवेज का, पावर जनरेशन का, कम्युनिकेशन का और पोर्ट्स, चार थे। कौन कौन सा? रेलवेज, जो रेलवेज चलती थी वो पूरी गवर्नमेंट के अंडर में थी। इसके अलावा कम्युनिकेशन पावर जनरेशन मतलब बिजली बनाने के जो थे वो सारे सरकारी हाथ में थे। कम्युनिकेशन मतलब ये जो टेलीफोन वगैरह जो उस समय चलते थे ये पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। और पोर्ट्स मतलब जो जहाँ शिप्स आती है, एयरपोर्ट्स नहीं बेटा है ना, ध्यान रखना, पोर्ट्स बंदरगाह, तो वो सारे सरकार के हाथ में। आप सोच के देखो ये चारों चीज़ें जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी, सिर्फ यहीं पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था, बाकी और कोई इंडस्ट्री यहाँ पनपने नहीं दी, बराबर है। तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी कम थी, इस वजह से भी उस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में नहीं। देखो तो ये हमने आज पढ़े ब्रिटिशर्स के जाने के समय इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के खराब हालत के रीजंस। क्लियर है सबको? और ध्यान सुना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसा नहीं आता कि ब्रिटिशर्स के जाने के समय इंडिया की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी। बेटा वो अलग अलग ही आता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर खराब क्यों था, या जमींदारी सिस्टम को समझाइए, या इंडस्ट्रियल सेक्टर खराब के रीजन क्या थे वो समझाइए, है ना। ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट वाला एक बार रिपीट करने का बोल रहे, ध्यान दें। पहली बात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली इंडस्ट्री, सरकार के कंट्रोल, जिसका कोई सी भी इंडस्ट्री पर कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, तो वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी कहलाती है। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे, तो तय बात है कि सरकार उनकी, गवर्नमेंट उनकी, तो तय बात है कि गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर की भी कोई कंपनी वो यहाँ नहीं लगाएंगे, बराबर है। बहुत ही लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट का उन्होंने मतलब बहुत लिमिटेड, जिसको बोले इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का जिसको बोले कि कंट्रोल या ओन रखा, मुख्य रूप से चार, रेलवेज में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में और पोर्ट्स। ये चार प्रकार की जो इंडस्ट्रीज थी ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में बनी। इसके अलावा कोई सी भी इंडस्ट्री उन्होंने यहाँ पनपने नहीं दी। अब उसका भी रीज़न है बेटा ना, बहुत बारीकी में जाएंगे तो मैं बताऊँ कि ये चार प्रकार की इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने अंदर में क्यों रखी। आप सोच के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। रेलवेज आना जाना है ना, तो ये उन्होंने अपने हाथ में क्यों रखी बेटा? ताकि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाए जा सके। पावर जनरेशन, सारा कुछ यहाँ किस पर डिपेंड, कोई भी चीज़ कार पर डिपेंड करती है, पावर पे, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज पर पूरा उन्होंने कंट्रोल रखा, जहाँ सप्लाई करना है वहाँ करना है, जहाँ नहीं करना है वहाँ नहीं करना है। इंडिया की इंडस्ट्रीज को यूँ खत्म कर दिया, पावर सप्लाई नहीं करते बराबर। तीसरा कम्युनिकेशन उस समय अगर इंडिया में कोई भी प्रकार का ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह वगैरह होता था तो उसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती थी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको खबर तो पहुँचानी पड़ेगी ना, तो वो इंडस्ट्री अपने हाथ में रखी ताकि कोई भी विद्रोह वाली स्थिति अगर बने उनके खिलाफ तो वो रोकी जा सके, उसको लिमिटेड किया जा सके। और पोर्ट्स, बंदरगाह वाली इंडस्ट्री, क्यों? क्योंकि वहाँ से यहाँ का रॉ मटेरियल विदेश जाना, वहाँ से विदेश गुड्स यहाँ आना, वो सब पोर्ट्स के थ्रू होता था, तो वो चीज़ उन्होंने रखा। बहुत बारीकी है इसमें। ये चार प्रकार की इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में इसलिए रखी ताकि इससे पूरे देश के ऊपर वो कंट्रोल कर सके। बात समझ में आ रही है? तब मैं क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की खराब स्थिति के क्या रीज़न थे उस पर अपन ने बात करी। कल इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।
अच्छा सुनिए बेटा, कुछ बच्चों की फीस बकाया है, प्लीज़ जिन बच्चों की फीस बकाया है आज हम इंडिविजुअली उनको मैसेज करेंगे। आपको प्लीज़ 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 अगले 1 से 2 दिन में अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 3000 रुपीज़ की है वो पे करनी है, ये ध्यान रखिए, है ना। थैंक यू। 2 मिनट बाद आ रहा हूँ बेटा, बस, है ना।